अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रात के अंधेरे में मुझे इन फौजियों की वर्दियों का सही रंग मालूम नहीं हो रहा था। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर हूँ, जिसका मुझे कोई जवाब न दिया गया। पिछले ऊँट वाला फौजी ऊँट को बिठाकर नीचे उतर आया। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने नाल का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, ऊँट पर बैठो। वो रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांधने लगा तो मैंने उसकी पाकिस्तानी वर्दी को पहचान लिया। मैं खामोशी से ऊँट पर बैठ गया। मुझे एक बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचा दिया गया, जहां पाकिस्तानी झंडा लहराता देखकर मेरे जिस्म में जैसे नई जिंदगी पैदा हो गई। यह एक कांच का पाकिस्तानी इलाका था। मुझे हिंदू स्मगलर समझकर पूछगछ शुरू हुई तो मैंने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के कैप्टन पर अपनी शनाख्त ज़ाहिर कर दी। उसे पहले तो यकीन न आया, लेकिन जब मैंने उसे अपना खास खुफिया कोड बताया तो वो कुछ ठुठका। उसने फ़ौरन मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी जिम्मेदार अफसर से फ़ोन पर रब्ता किया। चंद लम्हों के बाद मैं एक जीप में बावकार अंदाज में सवार था और जीप मीरपुर मैथलो की तरफ दौड़ी जा रही थी। अगरचे पाकिस्तान की मुकद्दस फिजाओं में आते ही मेरा चेहरा खुशी से चमकने लगा था, ताहम दिल सीधा रंगनी की उदास याद से बोझल भी था। 2 रोज़ बाद मैं अपने दारुल हुकूमत में इंटेलिजेंस के चीफ के सामने उसके शानदार ऑफिस में बैठा काफ़ी पी रहा था। मैंने अपनी फुल रिपोर्ट लिख कर दे दी थी। मालूम हुआ कि डॉक्टर अफरीदी की बेटी नूरीन पाकिस्तान बहिफाजत पहुंचा दी गई थी। डॉक्टर अफरीदी की मौत की भी तस्दीक हो गई थी। बहरहाल मेरे मिशन को कामयाब करार दे दिया गया था, लेकिन अब एक नया और पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक मिशन मेरे सामने था। चीफ ने नए मिशन के बारे में इब्तदाई मालूमात मुहैया करते हुए एक खुफिया टेप मुहरबंद लिफाफे से निकाल कर टेप रिकॉर्ड पर चढ़ाया और मेरी तरफ देखकर बोला, इसे गौर से सुनो। फिर उसने टेप रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। स्पीकर से ऐसी गूंजदार आवाज़ सुनाई दी जैसे जेट तियारे जन्नाटे के साथ गुजर गए हैं। इसके साथ ही किसी ने अंग्रेजी में कहा, ओ गॉड, ये तो इसराइल के लड़ाका जेट तियारे हैं। सर, मैं कहरा एयरपोर्ट सिग्नल देता हूँ। इसके साथ ही कहरा एयरपोर्ट को सिग्नल देने की आवाज़ें आई। सिग्नल ये दिया गया कि हमें इसराइली जेट तियारों ने अपने नरगे में ले लिया है। फिर कुछ शोर सा बुलंद हुआ। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के बाद फिर वही आवाज़ बुलंद हुई, सर, हमें बेरूत की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। फ़ौरन ही एक नई आवाज़ उभरी, हमने तुम्हारे जहाज़ को हाईजैक कर लिया है। तुम हमारे रहम करम पर हो। अगर तुमने हमारे इशारों पर अमल ना किया तो तुम्हारे मुसाफिर बरदार जहाज़ को रॉकेट मारकर गिरा लिया जाएगा और जहाज़ के अमले और मुसाफिरों की मौत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर आयद होगी। अब जहाज़ के उसी पायलट की आवाज़ बुलंद हुई, तुम हमसे क्या चाहते हो? इसराइली जेट फाइटर के पायलट ने अंग्रेजी में कहा, अपने जहाज़ का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दो। पायलट की आवाज़ आई, ओके, हम इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारे हुक्म की तामील पर मजबूर हैं, लेकिन यह फ़िज़ाई कज़ा की इसराइल को महंगी पड़ेगी। शट अप। इसके बाद टेप खाली थी। चीफ ने टेप रिकॉर्ड बंद कर दिया। अखरोट की लकड़ी के डब्बे में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया, 2-3 हल्के हल्के कश लिए और मेरी तरफ देखे बगैर बोला, ये आवाज़ें जो तुमने अभी अभी सुनी, ये हमें मिस्र के सफारत खाने की तरफ से मौसूल शुदा टेप की आवाज़ें थीं, जो कहरा एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई थीं। अब मैं तुम्हें पूरी तफसील से सारी बात बयान करता हूँ। कमरे में चीफ और मैं दोनों अकेले थे। किस्सा यूँ हुआ था कि मिस्री एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जेट तियारा 70 मुसाफिरों को लेकर कहरा से बेरूत की तरफ रवाना हुआ। उस तियारे के मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी सोनिया भी सफ़र कर रही थी, जिसकी मंजिल बेरूत थी, जहां उसका बाप, जो पाकिस्तानी सफारत खाने में एक इंतहाई हसास ओहदे पर फायज था, अपनी बेटी के खैर मकदम के लिए पहले से मौजूद था। लेकिन उस जहाज़ को रास्ते में ही इसराइल के 3 लड़ाका जेट तैयारियों ने अचानक फ़िज़ा में नमदार होकर अगवा कर लिया और तलाबीब चलने का हुक्म दिया। मिज़ाइलों से लैस जेट लड़ाका तैयारियों के आगे एक मुसाफिर बरदार तैयारे की क्या हैसियत होती है। मिस्री हवाबाजों को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने हुक्म ना माना तो उनके तैयारे को फ़िज़ा में ही मिज़ाइल मार कर तबाह कर दिया जाएगा। मिस्री हवाबाजों ने मुसाफिरों को सूरत हाल से बाखबर किया और जहाज़ का रुख इसराइल की तरफ फेर दिया। ज़ाहिर है मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई होगी। पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी सोनिया भी परेशान हुई होगी। सोनिया के बारे में चीफ ने मुझे ये भी बताया कि वो लाहौर में पैदा हुई, वहीं आला तालीम हासिल की। पंजाबी और उर्दू उसकी अपनी ज़बानें हैं, मगर वो अरबी और अंग्रेज़ी भी रवानी से बोल लेती है, क्योंकि वो एक अरसे से अपने बाप के साथ बेरूत में रह रही थी। मिस्री मुसाफिर बरदार जहाज़ तल अबीब के एयरपोर्ट पर उतरा
तो उसे रनवे के खास इलाके में रुकने का हुक्म दिया गया। इसके साथ ही जहाज़ को इसराइली फौजी गाड़ियों ने घेरे में ले लिया। तमाम मुसाफिरों की आंखों पर पट्टियां बांधी गईं और फिर उन्हें खास मकाम पर पहुंचाकर कैद कर दिया गया। फ़ौरन बाद इसराइली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गयान ने बैरूत में मुकीम मिस्री सफ़ीर से रब्ता कायम किया और उसे बताया कि हमने मिस्र के मुसाफिर बरदार जहाज़ को हाईजैक कर लिया है, जो इस वक्त हमारे कब्ज़े में है। अगर आप अपने 70 मुसाफिरों और अमले के मिस्री अरकान की जानें बचाना चाहते हैं तो इसराइल के 10 कमांडोज जो काहिरा की जेल में सड़ रहे हैं उन्हें फ़ौरन रिहा करके बैरूत के इसराइली इलाके में पहुंचाने का बंदोबस्त करें। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर न हुई तो हम 70 के 70 मुसाफिरों को जहाज़ के अमले समेत हलाक कर देंगे और उनकी लाशें बैरूत के मुसलमान इलाके में फेंक दी जाएंगी। हम आपको एक दिन की मोहलत दे रहे हैं। मिस्री हुकूमत परेशान हो गई। वो इसराइल से जंग शुरू करने की पोजीशन में नहीं थे। उन्हें अपने मुसाफिरों की जानें भी अजीज़ थीं, क्योंकि ऐसी हलाकत मिस्री हुकूमत की सख्त बदनामी का बायस बनती है। मिस्री काबीना का खुफिया इजलास भी तलब किया गया। नतीजा वही निकला कि मिस्र ने इसराइल की शर्त तस्लीम कर ली और रातों रात 10 इसराइली कमांडोज को बैरूत के इसराइली इलाके में खास मकाम पर पहुंचा दिया गया। इसके 5 मिनट बाद मिस्री एयरलाइंस का मुसाफिर बरदार तियारा अपने मुसाफिरों को लेकर वापस काहिरा की तरफ परवाज़ कर रहा था, मगर उसमें अब 70 मुसाफिर नहीं थे, बल्कि एक मुसाफिर कम था और यह मुसाफिर बैरूत में पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी सोनिया थी, जिसे इसराइली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गयान ने तल अबीब के एयरपोर्ट पर ही जहाज़ से उतार लिया था। इसराइल ने उस पाकिस्तानी लड़की को एक ख़ास मकसद के लिए अगवा किया था। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन के सिलसिले में हमेशा अरबों के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चुनांचे इसराइल एक पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी को अगवा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई तकरीबी मुहिम चलाना चाहता है। चीफ ने सिगार एस्ट्रे में रख दिया और बोला, मिस्री हुकूमत के अलावा हमारी हुकूमत ने भी अपने बैरूत के सफ़ीर की वसातत से इसराइल से फ़िज़ाई क़ज़ाक़ी के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया है और उससे पाकिस्तानी सफारतकार की साहबजादी की वापसी का मुतालबा किया है। मगर हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि इसराइली हुकूमत साफ मुकर गई है। उसने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि उसने किसी पाकिस्तानी लड़की को जहाज़ से उतार कर अपनी कैद में डाल रखा है। उसका कहना है कि हमने सारे मुसाफिर मिस्र की हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। बात अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो हमारे लिए ज़्यादा तशवीश का बहस न होती है, लेकिन मसला ज़्यादा पेचीदा होकर इंतहाई नाजुक सियासी सूरत हाल में बदल चुका है। ये एक ऐसा टॉप सीक्रेट है कि तुम्हें भी इसके बारे में कुछ बताने की मुझे इजाज़त नहीं है। तुम यूँ समझ लो कि अगर हम बहुत जल्द पाकिस्तानी लड़की सोनिया को इसराइलियों की कैद से फ़रार करवाने में कामयाब न हुए तो हमारा मुल्क एक ज़बरदस्त सियासी बहरान का शिकार हो सकता है। एक तरह से पाकिस्तानी लड़की सोनिया के नाम पर हमारे सियासी और बैनुल अक़वामी वक़ार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हें इस पेचीदा मगर नहायत अहम मिशन के लिए चुना है। तुम्हें हर किस्म की सहूलत हासिल होगी। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के अलावा शाम, उर्दन और मिस्र की सीक्रेट सर्विसेज को तुम्हारे बारे में तमाम कवायद से आगाह करते हुए तुम्हारा खुफिया कोड भी उन्हें बता दिया गया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम उनकी इमदाद हासिल कर सको। ये मिशन तुम्हें इसलिए भी सौंपा गया है कि तुम अरबी अंग्रेज़ी के अलावा इब्रानी ज़बान भी रवानी से बोल लेते हो, इसलिए अब यह तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने मिशन की इब्तदा किस तरह से करोगे। हम हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। सीक्रेट चीफ का सिगार एस्ट्रे में पड़ा पड़ा बुझ गया था। हम तकरीबन 2 घंटे से कमरे में तनहा बैठे थे। इस दौरान में ना तो किसी का फ़ोन आया और ना ही कोई कमरे में दाखिल हुआ था। काफ़ी भी ठंडी हो गई थी। मैंने चीफ से कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे एक बार फिर वतन अजीज़ की खिदमत करने का मौका दे रहे हैं। अपने वतन के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। चीफ ज़रा सा मुस्कराया और कहने लगा, हम सिर्फ पाकिस्तानी खतून सोनिया को यहाँ ज़िंदा सलामत देखना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि तुम ही वो नौजवान कमांडो हो जो इस आजमाइश पर पूरा उतर सकता है। मैंने बड़ी संजीदगी और मताना से चीफ की ज़बानी इस मसले की एक एक तफसील गौर से सुनी। फिर यह कहकर चला आया कि मैं दूसरे दिन सुबह हाजिर होकर अपने तरीक़ेकार के बारे में बताऊँगा। मैं दारुल हुकूमत के एक मॉडर्न होटल में ठहरा हुआ था। काफ़ी रात गए तक मैं इस मामले पर गौर व फिक्र करता रहा। आखिर मैंने एक लाया अमल तैयार कर लिया। मैं अगले दिन चीफ के कमरे में सही वक्त पर पहुंच गया। मैंने उसे बताया कि मुझे एक यहूदी बैंकर की हैसियत से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में दाखिल होना होगा। चीफ ने इस तरीक़ेकार में मुज़म्मिर शदीद ख़तरात की तरफ इशारा किया, लेकिन मैंने फैसला कुन लहजे में कहा कि मैं अपने मिशन की बेहतर मनसूबाबंदी कर रहा हूँ।
میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں بھی زندہ رہوں اور سونیا بھی وطن عزیز پہنچ جائے۔ مجھے ایک ہفتہ دارالحکومت میں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصے میں میرا اسرائیلی پاسپورٹ تیار کیا گیا جس پر میرا نام ڈیوڈ آرون لکھا گیا۔ اس پر فرانس، جرمنی، انڈیا اور یورپ کے دیگر صنعتی ملکوں کے ویزے لگائے گئے۔ میری حیثیت اس یہودی خاندان کے ایک فرد کی تھی جو سینکڑوں برسوں سے اسکندریہ میں آباد تھا، لیکن مصر کے ساتھ اسرائیلیوں کی جنگ کے بعد وہاں سے نقل وطن کر کے اب حیفا میں اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے اور میں کنوارا تھا۔ میری صرف ایک ہی بہن تھی جو عرب اسرائیل جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں پکڑی گئی اور پھر ان کی قید میں ہی ہلاک کر دی گئی۔ میرا اسرائیلی شناختی کارڈ بھی تیار کیا گیا۔ اسرائیل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات پر مشتمل ایک کتاب اور شہروں کے نقشے، ایئرپورٹ کا محل وقوع اور بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں کے بارے میں کتابچے دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ مجھے ایک بار پھر وہی 4 عدد زہریلے سگار بھی دیے گئے جنہیں میں جنوبی انڈیا کے مشن میں اس سے پہلے استعمال کر چکا تھا۔ پستول یا ریوالور کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اسلام آباد میں ایک مضافاتی ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ یہاں میں نے پورا ایک ہفتہ اسرائیل کے بارے میں تمام لٹریچر اور دیگر ضروری معلومات اور قوائف کا مطالعہ کیا۔ پاکستانی خاتون یعنی سونیا کی مختلف تصاویر کو بار بار بڑے غور سے دیکھا اور اس کا نقش ذہن میں بٹھا لیا۔ اپنے وطن میں کچھ مدت بے فکری سے اور خوش و خرم رہ کر گزارنے کے بعد میری صحت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی تھی اور رنگ بھی سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ قصہ مختصر، آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں کراچی سے قاہرہ جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو کر وطن عزیز کی فضاؤں سے نامعلوم خطرات کی دنیاؤں کی جانب پرواز کر گیا۔ مجھے بیروت کے ہوائی اڈے تک اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ہی سفر کرنا تھا۔ مصر کی حکومت ابھی اس مشن میں براہ راست وابستہ تھی، لیکن اس مشن کی چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ قاہرہ کے ایئرپورٹ پر مصری انٹیلیجنس کا ایک آدمی میرے خیر مقدم کو موجود تھا۔ اس کی چہار رخی تصویر مجھے دکھا دی گئی تھی، علاوہ بری ایک خفیہ کوڈ بھی مجھے بتا دیا گیا تھا۔ سفارت خانے کے سفارتی تھیلے کے ذریعے میری تصاویر بھی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ قاہرہ ایئرپورٹ پر میں نے اس خاص شخص کو ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں اپنی ٹیکسی کے پاس اپنے انتظار میں موجود پایا۔ اس کا یہی حلیہ مجھے بتایا گیا تھا۔ میں بریف کے ساتھ ملے 3 پیس سوٹ میں ملبوس سگریٹ ہولڈر منہ میں دبائے خالص کاروباری آدمیوں کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی ٹوپی ذرا سا پیچھے کھسکاتے ہوئے سگریٹ پاؤں تلے مسئلہ اور آگے بڑھ کر عربی میں آہستہ سے بولا، فرعون کو کہاں چھوڑے حبیبی؟ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، ابو الہول کے پاس۔ یہی ہمارے کوڈ کے الفاظ تھے۔ ٹیکسی پر شکوہ مساجد اور الف لیلہ کے پراسرار چھتے ہوئے بازاروں اور عظیم الشان اسکئی اسکریپروں والے شہر قاہرہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ مصری انٹیلیجنس کے اس آدمی نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ دور سے کسی عالیشان مسجد کے مینار غروب ہوتے سورج کی سنہری دھوپ میں چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ٹیکسی قاہرہ کے 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے سامنے لگے شیشے میں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، 3rd فلور روم نمبر 31 کمرہ کھلا ملے گا۔ میں ٹیکسی سے نکل کر ہوٹل لابی میں آ کر لفٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے بٹن دبا دیا تھا۔ میں بڑے سکون کے ساتھ بریف کیس لیے کھڑا ہولڈر میں لگے نئے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ اتنے میں لفٹ آ گیا، اس میں سوار ہوا اور 3رے فلور پر آہستہ سے اتر گیا۔ کمرہ نمبر 31 وہاں قریب ہی تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے کھولا تو تالا نہیں لگا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ سنگل بیڈ روم تھا اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پہلے سے ہی کوئی مقیم ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا ہی آدمی ہوگا، یعنی مصری سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا۔ میں لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بریف کیس ابھی تک میری گود میں ہی تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک ہوشیار چشم دراز کا دبلی پتلی مصری لڑکی سلیپنگ گاؤن پہنے تولے کو سر پر لپیٹتی ہوئی باہر نکلی اور مسکرا کر بولی، موسیو بریف کیس تپائی پر رکھ دیں، قاہرہ پسند آیا؟ میں کچھ بوکھلا سا گیا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہاں ایک خوبصورت لڑکی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے بھی وہی جملہ دہرایا جو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تھا، موسیو فرعون کو ساتھ نہیں لے۔ وہ اصولاً میرے بارے میں تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ میں نے ہولڈر میں سے سگریٹ نکال کر اسٹرے میں دباتے ہوئے کہا، میں اسے ابو الہول کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ساتھ والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا میں ذرا کپڑے بدلوں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گئی۔ میں قالین پر پاؤں پھیلا کر صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کمرے کی فضا میں کسی بڑے ہی الف لیلوی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔
मुझे फराना मिस्र के अहद के कदीम मंदिरों का पुरस्कार माहौल याद आ गया। साथ हमारे कमरे से उस हसीन लड़की के गुनगुनाने की नकरी आवाज़ आ रही थी। वो किसी अंग्रेज़ी गाने की धुन गुनगुना रही थी। वो कमरे से बरामद हुई तो उसने जैकेट और जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल पहले ही नौजवान फौजियों की तरह तरसे हुए थे, जो अब खाकी रंग की कमांडो कैब में छुप गए थे। वो पहली नज़र में मुझे खुशशक्ल मिस्री लड़का लगी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। फिर उसने जीन्स की पिछली जेब में से एक तय किया हुआ नक्शा निकाला और उसे मेज़ पर फैला दिया। फिर एक जगह उंगली रख कर बोली, हम इस जगह उतरेंगे। यह सहराए सीना का वो इलाका है जिस पर अभी तक इसराइलियों ने अपनी कुछ बस्तियां बांध कर रखी हैं। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों में एक संगलाख किस्म की ठंडक और बेहिसी थी। कहने लगी, मेरा नाम सादिया है, तुम्हारा नाम मुझे मालूम है, मगर इसराइली मकबूजा इलाके में जाते ही तुम डेविड आर्वन के नाम से पुकारे जाओगे, तब मेरा नाम नादिया होगा। इस लम्हे मुझ पर यह खूबसूरत मगर तशवीश अंगेज इंकशाफ हुआ कि यह हसीन लड़की भी मेरे साथ इसराइल जाएगी। उसने नक्शा तय करके मेज़ की दराज में रखा और दराज को ताला लगा दिया। रात मैंने इसी होटल में बसर किया। मुँह अंधेरे सादिया ने मुझे जगा दिया। मैंने जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर चाय का एक कप पिया। नीचे एक टैक्सी हमें एयरपोर्ट ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। एयरपोर्ट पर भी एक खुफिया आदमी हमारी रहनुमाई कर रहा था। यहाँ से हमने बैरूत जाने वाली फ़्लाइट पकड़ी। बैरूत के हवाई अड्डे पर तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के 2 गार्ड आम कपड़ों में हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हम एक वैगन में बैठ गए। यह वैगन हमें शहर से बाहर मज़ाफ़ात में किसी पुरानी एक मंजिला इमारत में ले गई। यहाँ हमने नाश्ता किया। इस मकान में पहली बार मेरी मुलाकात उस पाकिस्तानी सफारतकार से हुई जिसकी बेटी सोनिया को इसराइली हुकूमत ने अपनी कैद में रखा हुआ था। उस सफारतकार के साथ फ़लस्तीनी तंजीम का एक आला अहदेदार भी मौजूद था। मुझे सोनिया की तस्वीर दिखाई गई। उसकी आवाज़, लहजे और बात करने के अंदाज से रोशनास कराया गया। सादिया कोने वाली कुर्सी पर खामोश बैठी थी। यहाँ मुझसे मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट और दूसरे कागजात ले लिया गया। मेरा इसराइली पासपोर्ट, जहरीले सिगार, इसराइली शनाख्ती कार्ड और ट्रैवलर चेक बुक मेरे पास मौजूद थी। मुझे कुछ इसराइली करेंसी में $2000 भी दिए गए। फ़लस्तीनी सीक्रेट सर्विस के आला अहदेदार ने मुझे अरबी में कहा कि सादिया तल अबीब में तुम्हारे मफादात की हिफाजत करेगी। यरूशलेम में इसका एक छोटा सा फूड स्टोर भी है। इसके बावजूद तुम्हें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। इसराइली इंटेलिजेंस का जाल वहाँ घर घर तक फैला हुआ है। बाकी वहाँ पहुँचने तक सादिया तुम्हें ब्रीफ करती रहेगी। अब तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। आधी रात को हमारे आदमी तुम दोनों को आकर ले जाएंगे। जब ये लोग चले गए तो सादिया ने जेब से पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया। इससे पहले कि मैं सिगरेट के बारे में कोई सवाल करता, उसने संजीदा लहजे में कहा कि तल अबीब और यरूशलेम में मुझे सिगरेट पीना पड़ता है। 80% यहूदी औरतें सिगरेट और शराब का बेतरीक इस्तेमाल करती हैं। फिर वह मुझे बताने लगी कि यरूशलेम में उर्दन और शामी नस्ल अरब मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद आबाद है, मगर तल अबीब में ऐसे इक्का दुक्का मुसलमान अरब ही रहते हैं जिनके पास इसराइल के मुकम्मल शहरी हकूक़ मौजूद हैं। जब मैंने तल अबीब में अपनी रिहाइश के बारे में छोटा सा सवाल किया तो वह बोली, तल अबीब में तुम्हारी नवादरात की एक छोटी सी दुकान पहले से मौजूद है जिसे हमारी एक एजेंट सोलमी चलाती है। तुम उसके पार्टनर बनकर जा रहे हो, जो एक अरसे से यूरोप में कारोबार के सिलसिले में मुकीम था। इसके बाद सादिया ने मुझे एक एक तफसील से आगाह कर दिया। सोलमी की तस्वीर भी दिखाई। यह 40 बरस की गोल मटोल सी मिस्री औरत थी, लेकिन तल अबीब में कई साल से एक बेवा यहूदी औरत की हैसियत से कारोबार कर रही थी। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया। खाना क्या था, बस स्नैक और कुछ बर्गर थे। रात हुई तो सादिया ने लैंप शेड के नीचे मोमबत्ती रोशन कर दिया। हमें बिजली का कोई भी बल्ब रोशन करने से मना किया गया था। रात को भी वही दिन के बचे हुए बर्गर वगैरह खाया। सादिया काफ़ी बना कर ले आई। हमें रात 12 बजे तक जागना था। हम कमरे की खिड़की के पास बैठ गया और काफ़ी पीने लगे। बाहर सीडार के घने दरख्तों और पहाड़ियों पर सितारों का हल्का हल्का नूर फैला हुआ था। बाहर का मौसम था, सर्दी गवारा थी। सादिया ने सरे शाम ही अपना लिबास तब्दील कर लिया था। उसने इसराइली यहूदी लड़कियों का लिबास यानी घुटनों तक का गाउन पहन रखा था। उसके गले में सुनहरी जंजीर में 6 कोनों वाला सितारा चमक रहा था। यह इसराइली झंडे का निशान था। काफ़ी पीते हुए हम इब्रानी में ही बातें करते रहे। सादिया बड़ी रवानी से इब्रानी बोल लेती थी। इस ज़बान को मैंने भी अपनी महमात शुरू होने से पहले एक पादरी साहब से सीखा था और मैं काफ़ी आसानी से इस ज़बान में अपना माफ़ी ज़मीर अदा कर लेता था। सादिया ने मुझे इसके लहजे के ख़ास रमूज से भी आगाह किया।
जब रात के ठीक 12 बजे तो हमें पहाड़ी रास्ते की जानब से मोटर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। सादिया ने सिगरेट बुझाकर खिड़की के शीशे में से बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, वो लोग आ गए हैं, जल्दी से निकल कर गैराज की तरफ आओ। हम कमरे के अकबी दरवाजे से गुजर कर मकान के पीछे गैराज के बंद दरवाजे के पास आकर अंधेरे में खड़े हो गया। इतने में ऊपर से ढकी हुई एक जीप मकान के पीछे से घूमकर गैराज के सामने आन खड़ी हुई। उसकी बत्तियां रोशन नहीं थीं। हम लपक कर उसकी तरफ बढ़े। जीप का पिछला दरवाज़ा खुला था। हम उसमें घुसकर बैठ गए। ब्रीफकेस मैंने अपने घुटनों पर रख लिया। जीप का अकबी पर्दा गिराकर उसके हुक लगा दिए गए और फिर जीप किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे तक जीप पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करती रही। इसके बाद ऐसे लगा जैसे खड्डों और गड्ढों में से गुजर रही थी। हम दोनों खामोश बैठे थे। अंदर अंधेरा था। ड्राइवर की सीट के अकब में तरपाल का पर्दा लगा था। मुझे ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह मज़ीद 1 घंटा गुजर गया। फिर जीप एक गोल चक्कर काट कर किसी जगह रुक गई। अकबी दरवाजे का पर्दा ऊपर उछाल दिया गया। सादिया ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, बाहर आ जाओ। हम जीप में से बाहर कूद गया। हमारे पाँव तले रेत थी। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ी। अंधेरे में सिवाय ऊंची नीची ज़मीन के और कुछ नज़र न आया। जीप की अगली सीट की तरफ से एक फ़लस्तीनी मुजाहिद उतर कर हमारे आगे आगे चलने लगा। उसने फ़लस्तीनी मुजाहिदों का लिबास पहन रखा था। सितारों की धुंधली धुंधली रोशनी में हम अपने गाइड के पीछे पीछे चलने लगे। 2-3 रेतीली वीरान टेकरियाँ पार करने के बाद मैंने दूर ऊंची छत वाली एक बैरक सी देखी जो अंधेरे में एक छोटे टीले की तरह नजर आ रही थी। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि यह एक ऊंची छत वाला पुराना हैंगर है। उसमें 4 सीटों वाला एक फौजी जहाज़ खड़ा था। जहाज़ का रुख एक पुराने रनवे की तरफ था, जिसकी रेतली पट्टी सितारों की फीकी रोशनी में वीरान मैदान में दूर तक चली गई थी। उस रनवे में कहीं जंगली झड़ियाँ भी सर उठाए खड़ी थीं। हम जहाज़ में सवार हो गए। फ़लस्तीनी मुजाहिद हवाबाज की सीट पर बैठ गया। उसने सादिया को करीब बुलाकर हिदायत दी और इंजन स्टार्ट कर दिया। जहाज़ को पहले ही से फ्लाइट के लिए हर तरह से लैस कर दिया गया था। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता पुराने रनवे पर चलने लगा। फिर उसकी रफ्तार तेज़ होने लगी। थोड़ी ही देर बाद जहाज़ टेक ऑफ कर गया। उसने फ़िज़ा में बुलंद होते ही एक चक्कर लगाया, फिर एक तरफ सीधा होकर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला गया। सादिया ने सीटों के अकब से 2 बंडल खींचकर बाहर निकाले और मुझे पैराशूट बांधने के लिए कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर हमने पैराशूट अपनी अपनी कमर से बांध लिए थे। नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज़ के अंदर की तमाम बत्तियां गुल कर दी गई थीं। हमें सिर्फ पायलट की सीट के सामने वाले डेलों की सुर्ख और सब्ज रोशनियां नजर आ रही थीं। जहाज़ इंजनों की गूंज में अपनी मंजिल की तरफ बहवे परवास था। सादिया के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। 1-2 बार उसने अपने कलाई पर लगी घड़ी को देखा था। मैंने महसूस कर लिया था कि जहाज़ फिजा में एक जगह चक्कर लगा रहा है। सादिया ने गोल शीशे में से नीचे झांक कर देखा, फिर बोली, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। मैंने नीचे झांका तो दूर अंधेरे में एक जगह टॉर्च की रोशनी जलती बुझती दिखाई दी। पायलट की आवाज़ जहाज़ के स्पीकर पर बुलंद हुई, रेडी फॉर ड्रॉप। सादिया ने मेरा बाजू दबाया और उड़कर जहाज़ के अकब में आ गई। यहाँ जहाज़ का एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिसके ऊपर लोहे का एक तार लगा था। हमने अपने अपने पैराशूटों के हुक उस तार में फंसा दिए। फिर हमारा फ़लस्तीनी पायलट उड़कर सीटों के ऊपर से होता हुआ हमारे पास आ गया। उसने हमारे पैराशूटों के हुक चेक किए और आगे बढ़कर दरवाजे की हथी घुमाई। जहाज़ का दरवाज़ा एक तरफ को हट गया। इसके साथ ही हवा का ज़बरदस्त थपेड़ा जहाज़ में घुस आया। जहाज़ एक तरफ को डोल सा गया। सादिया मेरे आगे खड़ी थी। पायलट ने उसके कंधे पर हाथ मारकर चीख कर कहा, गो, और सादिया ने तारीक फ़िज़ा में छलांग लगा दिया। मैं जल्दी से आगे हो गया। पायलट ने अब मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, गो, और मैं भी अंधेरे में कूद गया। तारीक फ़िज़ा में गिरते ही मैं भारी पत्थर की तरह लुढ़कता चला गया। फिर एकदम से मुझे झटका लगा और मैं हवा में झूलने लगा। मेरा पैराशूट खुल गया था। मैंने नीचे देखा। मेरी बाएं जानिब कुछ फासले पर सादिया का खुला हुआ पैराशूट भी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। नीचे गहरी तारीकी छाई थी। अब वो टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई थी। पैराशूट हमें खास रफ्तार से ज़मीन की तरफ लिए जा रहा था। तेज़ हवा मेरे चेहरे से रगड़ती हुई गुजर रही थी। मैं आंखें फाड़े नीचे तक रहा था। मुझे जैसे बहुत बड़ा काला धब्बा अपनी तरफ आता नजर आया। फिर मेरे पाँव रेत में धंस गया और मैं कलाबाजी खा गया। मैंने हिदायत के मुताबिक जल्दी से उठकर पैराशूट की पट्टियों को अपने जिस्म से अलहदा कर दिया और वहीं रेत पर बैठ गया।